अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक साइंस। हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ फोरेंसिक्स और हमने फर्स्ट 4 लॉज पढ़ लिए थे। हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें ये कहता था कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, चाहे वो अल्लाह ताला ने बनाई हो या चाहे वो इंसान ने बनाई हो, उसमें कोई ना कोई माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस होता है। दूसरा लॉ हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमें ये कहता था कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें कोई ना कोई मटेरियल एक्सचेंज होता है, कोई ना कोई चीज़ का ट्रांसफ़र होता ही होता है। जैसे कि मैं अगर डेस्क के ऊपर हाथ लगा रही हूँ तो डेस्क की मिट्टी जो है वो मेरे हाथों पे लग रही है और मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट डेस्क के ऊपर लग रहे हैं, तो दोनों ही तरफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन हमें ये कहता था कि हमें किसी एविडेंस को कंपेयर करने के लिए उस जैसी ही चीज़ चाहिए होगी। जैसे कि अगर आपको एविडेंस मिला, आपको क्राइम के ऊपर ग्लास मिला है, ग्लास के टुकड़े मिले हैं और वो ग्लास जो है वो पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो वाला ग्लास है, तो आपको पानी पीने वाले ग्लास के साथ ही उस ग्लास का कंपैरिजन करना है, ना कि विंडो वाले ग्लास के साथ। तो सेम ही चीज़ के साथ कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन होगा, वरना एनालिसिस गलत होगी। उसके बाद हमने जो लॉ पढ़ा वो था लॉ ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ एनालिसिस हमें ये कहता था कि जब तक आपका एविडेंस सही नहीं, प्रॉपर हैंडलिंग के साथ, विदाउट कंटामिनेशन, जब तक आपका एविडेंस सही नहीं होगा तब तक आप जितनी मर्ज़ी उसके ऊपर टेस्ट लगाते जाओ, जितनी मर्ज़ी उसकी एनालिसिस करते जाओ, रिज़ल्ट हमेशा गलत ही आएगा। तो लॉ ऑफ एनालिसिस हमें ये समझाता था कि प्रॉपर हैंडलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सही एविडेंस उठाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आज जो हमने लॉ पढ़ना है वो कहलाता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये लॉ हमें ये कहता है कि हमें 100% श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। फोरेंसिक्स जो है वो कहीं पर भी 100% नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, लैब रिपोर्ट लिखते हैं फोरेंसिक एनालिसिस की, तो हम हमेशा परसेंटेज वैल्यूज़ डालते हैं। हमें इसीलिए मैथ्स की ज़रूरत है ताकि हमें स्टैट्स आती हो और फिर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि जो एनालिसिस मेरी है वो सही ही होगी। हम कोई भी चीज़ हतमी या 100% श्योरिटी के साथ फोरेंसिक्स में नहीं करते, क्योंकि हम उस क्राइम सीन के ऊपर नहीं थे। हम उन एविडेंस और लोगों ने जो गवाही दी है उसके ही अकॉर्डिंग अपना एक हाइपोथेसिस थ्योरी बना रहे हैं। वो लॉ कभी भी नहीं हो सकता, वो 100% श्योरिटी कभी भी नहीं हो सकती, एरर ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो लॉ प्रोबेबिलिटी भी यही है कि हमारे पास पूरी की पूरी फोरेंसिक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, वो 100% श्योरिटी के ऊपर नहीं है। All identifications, definite or indefinite, are made consciously or unconsciously on the basis of probability। कि जितनी भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई किए, ब्लड आइडेंटिफाई किया, एविडेंस आइडेंटिफाई किए, हम जितनी भी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं कि इतने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये जो चीज़ मुझे क्राइम सीन के ऊपर मिली है ये इस वाले पर्सन के साथ इतने परसेंटेज मैच करते हैं, और इस तरह करके हम रिज़ल्ट देते हैं। तो फोरेंसिक जो है वो तमाम की तमाम परसेंटेज चांस वैल्यूज़ के ऊपर है, वो 100% श्योरिटी के ऊपर नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज़ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है, डिटरमिन द चांसेस, और ये हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं और कितने परसेंटेज चांसेस नहीं हैं। तो उसके लिए फार्मूला भी यूज़ करते हैं n1/n2 मल्टीप्लाई बाय n2। वी हैव निगलेक्टेड अदर फैक्टर्स जैसे कि सेक्स, एज और ड्रेस, और इवन विदाउट दीज एडिशनल फैक्टर द आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज़ इज इस्टेब्लिश बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। चाहे हमने कोई डेड बॉडी ही डिक्लेयर करनी हो कि ये डेड बॉडी इस पर्सन की है, तो हम तब भी 100% श्योरिटी से नहीं कहते कि हाँ यही वाली डेड बॉडी इस पर्सन की है। हम कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा इसके हाथ में जो जेवरात थे, इसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो उस पर्सन के घर वाले कह रहे हैं कि उसकी थी, इसका जो ब्लड था वो भी उसके साथ मैच हो रहा है, इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी उस पर्सन के नादरा के जो फिंगरप्रिंट्स थे उसके साथ मैच हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि 99% चांसेस हैं कि जो डेड बॉडी है ये उसी पर्सन की है। हम तब भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहते। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि उस चीज़ के होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, तो हम उन चांसेस के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं, हम कहीं में भी फाइनल रिजल्ट नहीं देते। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें ये कहता है कि पूरी की पूरी फोरेंसिक जो है वो चांसेस के ऊपर है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि यही वाली चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो हो सकती है। इसके बाद अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स। लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स हमें ये कहता है कि फैक्ट्स जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, मतलब कि एविडेंस जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इंसान जो है वो फिर भी झूठ बोल सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि मैं कहती हूँ कि मैंने आपको ये बात भी डिस्कस की है ऑलरेडी कि जब भी हम गवाही की बात करते हैं तो गवाही की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है अब हमारे जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि इंसान का जो आंखों देखा हाल होता है वो हमेशा सही नहीं होता। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान जो है जो चीज़ें उसको नहीं पता होती वो खुद से उसके बारे में सोच के उसको लगता है कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, हालांकि वो चीज़ वैसे नहीं हुई होती। और मैंने आपसे ये बात भी डिस्कस की थी कि जब दो पर्सन एक ही क्राइम को होते हुए देखते हैं तो दोनों का मौक़िफ़ एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई चीज़ उसने देखी होगी, कोई चीज़ उसने देखी होगी। इवन तो ऐसे भी होता है कि अब अगर जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ आप लोगों को, तो जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं अपनी समझ से जो दे रही हूँ, जो मुझे समझ आ रही है अपने लेक्चर की वो और है, जो आपको आ रही है वो और होगी, जो आपके दोस्त को आ रही है वो और होगी। तो एक चीज़ में से पर्सन डिफरेंट पर्सन उसी सेम बात में से डिफरेंट चीज़ें गेन करता है। हर इंसान दूसरे इंसान की 100% बातें और 100% उसके काम नोटिस नहीं कर पाता। और इसके अलावा ये भी होता है कि जो इंसान है जिसने गवाही देनी है उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। आजकल लोग बोलते हैं, अगर उस पर्सन को थ्रेट दिया होगा, उसके घर वालों को जो है वो किडनैप किया होगा, तो वो कभी भी सच नहीं बोलेगा। तो इस तरह और ऐसे भी होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको अगर आपके किसी रिश्तेदार ने कत्ल किया होगा या जुर्म किया होगा, तो आप उसको बचाने के लिए झूठ भी बोल दोगे और आपको लगेगा कि आपका रिश्तेदार ठीक है, हालांकि वो गलत होगा। लेकिन आप क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है इसलिए वो जो फेवरेटिज़म है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर आप टीचर हो और आपका बच्चा जो है आप उसका टेस्ट ले रहे हो, तो कभी भी आप उसको 100% लॉयल्टी के साथ चेकिंग नहीं करोगे, क्योंकि फेवरेटिज़म का वो जो होता है इंसान में वो होता ही होता है। तो यही वो लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स भी हमें यही कहता है कि एविडेंस जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। एविडेंस किसी के फेवरेटिज़म नहीं करते हैं। जो जिसका खून है वो उसी का खून रहेगा, जब भी हम उसको एनालिसिस करेंगे वो उसी का खून रहेगा, वो किसी और पर्सन के खून में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो फैक्ट्स हैं वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। इंसान फिर भी गलत हो सकता है। हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज एज गुड एज ओरल एविडेंस। इसीलिए जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोगों के आंखों देखे हाल से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम उस क्राइम सीन में से ब्लड पैटर्न या फिंगरप्रिंट या ग्लास कोई भी एविडेंस को उठाएं, उधर से कंपैरिजन करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ गवाही के ऊपर जाए। क्योंकि ओरल एविडेंस जो है लोगों का कहा सुना, लोगों का आंखों देखा हाल, लोगों की दी हुई गवाही जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज हर इंसान की ऑब्जर्व करने की पावर डिफरेंट होती है। अब कोई क्राइम हो रहा है अगर, तो हर इंसान को तो नहीं पता ना, जो उसकी तरफ उस बंदे की तरफ ही देखता रह के अच्छा ये क्या करे, आगे क्या करे क्या करे, अचानक से होती हैं चीज़ें। तो उस बंदे ने कितनी चीज़ नोटिस की, उससे पहले कितनी चीज़ हुई भी थी उसको नहीं पता। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर इंसान की अलग अलग होती है। और दूसरी बात वही जो मैंने आपको बताई, ऑटो सजेशन, कि हमारा दिमाग क्या करता है, जो चीज़ हमने नहीं देखी होती है, जिस चीज़ पे हमें डाउट होता है, हमारा दिमाग ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो खुद ही से एनालाइज कर लेते हैं और खुद ही से कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, और फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये होते हुए देखा है, हालांकि आपने वो चीज़ नहीं देखी होती। तो वो ऑटो सजेशन और ऑटो करेक्शन की पावर आपके माइंड में है, जो कि फिर उस क्राइम को चेंज कर देगी। आपका मौक़िफ़ जो है उस क्राइम के बारे में और होगा, आपने वो चीज़ नहीं भी देखी होगी तो आपको तब भी आपको लगेगा कि अच्छा मैंने ये इतना तो देखा था, इसका मतलब है मैंने ये देखा था कि ये बंदा यहाँ से गुजरा और उसके बाद उस बंदे की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इसी बंदे ने कत्ल किया होगा। तो आपका दिमाग कहता है कि हाँ मैंने इसको कत्ल करते देखा है, हालांकि आपने इसको कत्ल करते नहीं देखा, आपने उसको सिर्फ जाते देखा है। तो इस तरह ऑटो सजेशन जो है वो भी मसला करती है, इंसान को जो है वो खुद से सोच आ जाती है और वो उसको ही सच
समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी थ्योरी बना लेता है अपने दिमाग में, जिसकी वजह से जो है वो गवाही जो है वो झूठी हो जाती है, गलत हो जाती है, इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। तो कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर 100% श्योरिटी से हमें नहीं कहना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि कस्में नहीं खानी चाहिए अल्लाह ताला की, बिकॉज जितनी हमारी एनालिसिस है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सच हो, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ऑटो सजेशन करता है, वो बातों को उस तरह नहीं समझ पाता जिस तरह अगला बंदा कन्वे कर रहा होता है। बहुत सारी बातें आपकी आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो आप कहते हो नहीं तुमने उस टाइम बंदे को ये कहा था, और वो कहेगा मैंने तो इस टाइम ये नहीं कहा था, मेरी बात करने का मतलब ये था, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो सुना था तुमने यही कहा था, हालांकि वो बात नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हमारा दिमाग खुद से कन्फ्यूजन में क्रिएट कर लेता है, लेकिन जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास एविडेंस हैं, वो ऐसे नहीं करते। एविडेंस जो हैं वो एविडेंस ही रहते हैं, और वो जो भी उधर से एविडेंस के एनालिसिस से जो भी रिपोर्ट बनती है वो सच ही होती है। अब इसमें वो बात समझ में नहीं आए वो मुझसे समझ लें।